नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, तो आप वीडियो में चैनल पे जाके देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम इस प्रैक्टिस सेशन में केवल सामान्य ज्ञान के ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो 51 नंबर का प्रश्न है वहाँ से आपका सामान्य ज्ञान शुरू होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे 51 नंबर का जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। आपको बताना है कि किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। ए ऑप्शन है आपका RS विस्ट, बी ऑप्शन है MS वत्स, सी ऑप्शन है RD बनर्जी और डी ऑप्शन है SR राव। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही है, यानी RS विस्ट थे जिन्होंने 1990 में धौलावीरा की खुदाई की थी। और ये जो धौलावीरा शहर है वो गुजरात के कच्छ के रण में एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है ये। यहाँ आपसे स्थान का नाम भी पूछा जा सकता है। तो धौलावीरा जो है वो कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। ठीक है, कच्छ के रण में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए आपका बिल्कुल सही है। RS विस्ट थे जिन्होंने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। आपको बताना है भगवान महावीर जो थे उन्हें मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन है सोनागिरी, बी ऑप्शन है पावापुरी, सी ऑप्शन है श्रवण बेलगोला और डी ऑप्शन है माउंट आबू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पावापुरी हो जाएगा, यानी महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, और यह जो भगवान महावीर थे यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे और ये 24वें, ठीक है, ध्यान रखेंगे यह प्रश्न भी पूछा जाता है, 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। अंतिम तीर्थकार थे। तो किस धर्म के थे, जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, तीर्थकार, अंतिम तीर्थकार। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, पावापुरी में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पोलो या चौगान खेलते समय निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है बलबन, सी ऑप्शन है इल्तुतमिश और डी ऑप्शन है नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो यहाँ पर 53 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनकी मृत्यु पोलो या चौगान, पोलो भी बोलते हैं इसी को और चौगान भी बोला जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों नामों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, घोड़े से गिरकर, मतलब घोड़े से जो पोलो या चौगान खेल होता है ये घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है, तो उसी से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हें, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने ही पहले, मतलब दिल्ली सल्तनत का जो पहला गुलाम वंश था उसी के ये संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, गुलाम वंश के। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक आ जाए प्रश्न में तो वो आपका इल्तुतमिश हो जाता है, लेकिन पहले यही थे गुलाम वंश के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पर देखेंगे, ए तानसेन, बी इब्न बतूता, सी अमीर खुसरो, डी जियाउद्दीन बर्नी। तो यहाँ पर जो 54 नंबर का प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है और इनका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन इनका प्रारंभिक नाम था अमीर खुसरो का। तो यह भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी भारत का तोता किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी। तो ए ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में वो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष
गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन 1919, बी ऑप्शन 1913, सी ऑप्शन 1924 और डी ऑप्शन 1915। तो यहाँ पर 56 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि वह क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, बी ऑप्शन सूर्यसेन, सी ऑप्शन अशफाक उल्ला खां और डी ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्यसेन। ठीक है, जो सूर्यसेन थे उन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। और जो सूर्यसेन थे ये बंगाली क्रांतिकारी थे। ठीक है, बंगाली क्रांतिकारी थे और बंगाली क्रांतिकारी थे। इन्हें 1930 में जो चटगांव शस्त्रागार आक्रमण हुआ था उसके नेतृत्व के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को जाना जाता है, यह एक क्रांतिकारी थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का गठन आपको वर्ष बताना है में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन है 1921, बी ऑप्शन है 1922 और सी ऑप्शन है 1930, डी ऑप्शन है 1928। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी बिल्कुल सही है, यानी 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का यह डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। और यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें कुछ लोग थे, मतलब जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल आदि मतलब प्रमुख व्यक्ति थे। तो यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1928 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? ए ऑप्शन है मद्य निषेध, बी ऑप्शन भारी उद्योग, सी ऑप्शन ग्राम पंचायत, डी ऑप्शन श्रम की गरिमा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, भारी उद्योग समर्थन किसका किसका किया था? मद्य निषेध और आपका ग्राम पंचायत और श्रम की गरिमा, इनका किया था, लेकिन भारी उद्योग का समर्थन यहाँ पर गांधी जी ने नहीं किया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया जो देश व्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1923 और बी ऑप्शन है मार्च 1919, सी ऑप्शन है जनवरी 1922 और डी ऑप्शन है आपका अगस्त 1920। तो यहाँ पर जो 60 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मंथ भी पूछता है और ईयर भी पूछता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में हुआ था। तो इन ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा है जहाँ पर 1920 है, तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा। यदि मंथ भी सब में एक जैसा दे सकते हैं तो फिर याद रखेंगे अगस्त के माह में हुआ था, अगस्त 1920 में आयोजित हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती हैं? यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन दक्षिण अमेरिका, सी ऑप्शन एशिया और डी ऑप्शन अफ्रीका। तो यहाँ पर 61 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न देखेंगे भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 5। तो 62 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, 9। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगती हैं और यह राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड है आपका, ठीक है, उत्तराखंड है आपका और हिमाचल प्रदेश है आपका। ठीक है, और क्या है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा है आपका, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है।
ठीक है। और क्या है, बिहार। तो यहाँ पर देखेंगे कुल 9 राज्य हैं दिल्ली को मिला करके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 9। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन है गंगानी विशाल घाटी, बी ऑप्शन है गंडीकोटा की विशाल घाटी, और सी ऑप्शन है चंबल नदी घाटी, और डी ऑप्शन है लैतलम घाटी। तो यहाँ पर 63 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। गंडीकोटा की विशाल घाटी है, जिसे भारत की विशाल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की विशाल घाटी किसे कहते हैं? गंडीकोटा की विशाल घाटी को। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप प्लावक खाद्य जाल के किस पोष स्तर से संबंधित है? किस पोषी स्तर से संबंधित है? यानी छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप प्लावक खाद्य जाल के किस पोषी स्तर से संबंधित है? ए ऑप्शन है अपघटक, बी ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, सी ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, और डी ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो 64 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, यानी जो पादप प्लवक हैं, शैवाल या छोटे जलीय जीव खाद्य जाल के आधार पर माने जाते हैं, तो इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है। ठीक है, यानी प्राथमिक उत्पादक पोषी स्तर से संबंधित है। यह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संविधिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको मुख्यालय बताना है। ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन नागपुर, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्तंभ का में दी गई संरचनाओं को स्तंभ खा में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। आपको स्तंभ खा से मिलाना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो बेसल सम्मेलन है, ये किस लिए किया गया था? तो यहाँ पर देखेंगे बेसल सम्मेलन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ के स्थानांतरण से संबंधित था, और जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हरित गैसों से ओजोन परत से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ पर देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, तो यह हरित गैसों से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा, यानी पहले का दूसरा, तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा सही है आपका? तो यहाँ देखेंगे पहले में दूसरा एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर पहले के साथ में दूसरा दिख रहा है, तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। यानी जो बेसल सम्मेलन है ये खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के स्थानांतरण से संबंधित था, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो ओजोन परत से संबंधित था। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये हरित गैसों से संबंधित था। तो आपका सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ए ऑप्शन है गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, और बी ऑप्शन है पिचावरम वन, सी ऑप्शन है पनामा मैंग्रोव की खाड़ी, डी ऑप्शन है सुंदरवन रिजर्व वन। तो यहाँ पर जो 67 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सुंदरवन रिजर्व वन है जो वो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, और यह जो मैंग्रोव वन है सुंदरवन रिजर्व, यह भारत तथा बांग्लादेश में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर जो निर्मित डेल्टा है उसमें स्थित है। ठीक है, और यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैश्विक जैव विविधता वाले संवेदनशील स्थलों यानी हॉट स्पॉट से संबंधित एक नहीं है? आपको बताना है जो संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन है पूर्वी घाट, सी ऑप्शन है हिमालय, डी ऑप्शन निकोबार द्वीप समूह। तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका पूर्वी घाट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वर्तमान में विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। तो इनमें से भारत में कितने हैं? भारत में 4 हैं। ठीक है, देख लेते हैं भारत में 4 कौन कौन से हैं। तो भारत में पहला तो हिमालय हो गया। ठीक है,
पहला हिमालय है आपका, और दूसरा क्या है इंडो बर्मा संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत, और तीसरा क्या है वेस्टर्न घाट। ठीक है, तीसरा वेस्टर्न घाट है, और चौथा क्या है सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर 4 टोटल विविधता हॉटस्पॉट हैं भारत में, और विश्व में टोटल कितने हैं तो 36 हैं, 4 भारत के हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये पश्चिमी घाट, हिमालय और निकोबार द्वीप समूह ये सभी हॉटस्पॉट हैं, और एक और है इनमें से, कौन सा है वो इंडो बर्मा संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत। तो यहाँ पर 4 है टोटल भारत में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, पूर्वी घाट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको नागालैंड, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है सिक्किम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मेघालय। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ए ऑप्शन है पिट्टी द्वीप, बी ऑप्शन है बैरन द्वीप, सी ऑप्शन है बेले द्वीप, और डी ऑप्शन है फ्लप द्वीप। तो यहाँ पर 70 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप है जो एक निर्जन द्वीप है, यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। आपको महिलाएं बताना है कि भारतीय संविधान को बनाने वाली जो संविधान सभा थी उसमें महिलाएं कितनी थी। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पर जो 71 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, यानी 15 महिलाएं थी। जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा थी इसमें कुल 15 महिलाएं थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है या जो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव होता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन कनाडा। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर का सी बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है आपका संविधान संशोधन का प्रस्ताव। ठीक है, यहाँ पर तो दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग रिक्त स्थान है यहाँ पर बताना है में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। यानी किसमें, संविधान के किस भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। यहाँ पर ए ऑप्शन है भाग 20 में, बी ऑप्शन है भाग 10 में, सी ऑप्शन है भाग 15 में, डी ऑप्शन है भाग 13 में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 13 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के भाग 13। ठीक है, भाग 13 में किसका प्रावधान है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अगर आपसे अनुच्छेद पूछता है तो आप क्या बताएंगे 301। ठीक है, 301 से 307 तक है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ठीक है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होती है, यानी उसका प्रावधान किया गया है किसमें 301 से लेकर के 307 तक। यदि आपसे भाग पूछता है तो भाग 13 हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है, राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसकी सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 74(1), बी ऑप्शन है अनुच्छेद 74(2), सी ऑप्शन अनुच्छेद 71(1) और डी ऑप्शन अनुच्छेद 71(2). तो यहाँ पर जो 74 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 74(1) में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उससे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे, ऐसा अनुच्छेद 74(a) में
कहा गया है या 74(1) में कहा गया है। यहाँ पर आपको ए भी लिखा मिल सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 301, बी ऑप्शन अनुच्छेद 312, सी ऑप्शन अनुच्छेद 307 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 292। तो यहाँ पर देखेंगे जो 95 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312 में। ठीक है, अनुच्छेद 312 में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना गया है, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है। ए ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन प्रस्तावना, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 76 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। तो यहाँ पर 76 का जो राइट आंसर है आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन 12 और डी ऑप्शन है 9। तो यहाँ पर 77 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ए ऑप्शन है अध्यक्ष को, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री को, सी ऑप्शन संसदीय कार्य मंत्री को और डी ऑप्शन राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति को लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार है। यदि इस संबंध में आपसे अनुच्छेद पूछता है तो ये आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आपको ऐसा कहा गया है। ठीक है, कि लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसका है, राष्ट्रपति का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है, यानी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी है, 403। ठीक, 403 है यहाँ पर। और आपका जो यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान में कितना है, राजस्थान में है 200। ठीक, उत्तर प्रदेश में कितना बताया अभी मैंने, 403। और महाराष्ट्र में है 288। ठीक, और जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है 230। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो सर्वाधिक ज़्यादा किस में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे सर्वाधिक पूछा गया, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है। ए ऑप्शन है 136, बी ऑप्शन है 148, सी ऑप्शन 124 और डी ऑप्शन 153। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 153 अनुच्छेद जो है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है वह राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है, 153। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई से मापा जाता है। यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन है नाभिक की त्रिज्या, बी ऑप्शन बल, सी ऑप्शन चुंबकीय प्रेरण, डी ऑप्शन समुद्री गहराई। तो यहाँ पर जो 81 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण को गॉस नामक इकाई से मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है फेदोमीटर, बी ऑप्शन बैरोमीटर, सी ऑप्शन है अल्टीमीटर और डी ऑप्शन है वॉटमीटर। तो यहाँ पर 82 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग एक निश्चित स्तर से ऊपर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, आपको बताना है कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी वह कैसी होगी, अदिश होगी। तो ए ऑप्शन है कार्य, बी ऑप्शन है बल, सी ऑप्शन है विस्थापन, डी ऑप्शन है वेग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कार्य कैसी इकाई है, एक अदिश है। यहाँ पर पूछा आपकी सदिश राशि नहीं, यानी बल, वेग और विस्थापन सदिश राशियां हैं और कार्य कैसी है, अदिश है। तो आपसे वो पूछा है जो सदिश नहीं है यानी अदिश, तो कार्य आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक दोलक यानी पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के से आपको रिक्त स्थान की जगह पे उसको भरना है। ए ऑप्शन समान रहेगी या घटेगी, सी ऑप्शन बढ़ेगी या डी ऑप्शन कोई विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर जो 84 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी बढ़ेगी। एक दोलक यानी पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो किससे संबंधित है, या बताना है। ए ऑप्शन अत्यंत ऊंचे तापमान से संबंधित है, बी ऑप्शन है अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित है, सी ऑप्शन है अत्यंत छोटे क्रिस्टल्स की वृद्धि से संबंधित है, डी ऑप्शन अत्यंत बड़े क्रिस्टल की वृद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर 85 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित है क्रायोजेनिक्स भौतिकी, ठीक है। क्रायोजेनिक्स जो भौतिकी की एक शाखा है ये संबंधित है किससे, अत्यंत नीचे तापमान से, सॉरी अत्यंत नीचे या निम्न तापमान से। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, परासरण का, बी ऑप्शन वाष्पीय दाब का, सी ऑप्शन रिसाव का और डी ऑप्शन है विसरण का। तो यहाँ पर 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विसरण, ठीक है। यानी एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की बूंद विसरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटियम, ट्यूडीरियम और ट्राइटियम रिक्त स्थानिक के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। ए ऑप्शन हाइड्रोजन, बी ऑप्शन कार्बन, सी ऑप्शन सॉल्ट, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 87 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। आपका जो प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है और ट्राइटियम होता है, यह हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, यानी हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो है आपको वह 3 आवश्यक घटक बताने हैं जो जंग लगने के लिए आवश्यक होते हैं। ए ऑप्शन स्टील, बी ऑप्शन लोहा, ए ऑप्शन है स्टील, लोहा तथा ऑक्सीजन, बी ऑप्शन लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, सी ऑप्शन लोहा, नाइट्रोजन तथा आर्द्रता और डी ऑप्शन हीलियम, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 88 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता, ठीक है। कोई भी लोहा होता है जिसमें नमी पाई जाती है और वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति से वहाँ उस लोहे में जंग लग जाती है। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। आपको उदासीन विलयन का पीएच मान बताना है। ए ऑप्शन है 7.0, सी ऑप्शन है ए ऑप्शन है आपका 7.0, बी ऑप्शन है 6.5, सी ऑप्शन है 7.5 और डी ऑप्शन है 6.0। तो यहाँ पर 89 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 7.0। 7.0 जो है वो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है। आपको वह गैस का नाम बताना है जो विरंजक पाउडर तैयार करने में प्रयुक्त होती है। ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन, सी ऑप्शन नाइट्रोजन और डी ऑप्शन आपका है क्लोरीन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही है, क्लोरीन क्या है, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है क्लोरीन। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है वह कहलाती है। ए पोमोलॉजी, बी एपीकल्चर, सी ओलेरीकल्चर और डी सस्य विज्ञान। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओलेरीकल्चर, ठीक है। ओलेरीकल्चर
बागवानी की वह शाखा है जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित करना है। यहाँ पर स्तंभ ए में क्या क्या दिया गया है? पेप्टाइडोग्लाइकैन और दूसरा दिया गया है पेक्टिन, तीसरा दिया गया है काइटिन और चौथा दिया गया है सेलुलोज। और इधर जो स्तंभ बी है उसमें है पौधों की कोशिका भित्ति, बी दिया हुआ जीवाणु कोशिका भित्ति, सी दिया हुआ फलों की कोशिका भित्ति और डी कीट कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर ए स्तंभ को बी स्तंभ से मैच करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका पेप्टाइडोग्लाइकैन है वो किससे संबंधित है? जीवाणु कोशिका भित्ति से। ठीक है, तो यहाँ पहला बी से मिल जाएगा। और आपका जो पेक्टिन है, पेक्टिन किससे संबंधित है? ये फलों की कोशिका भित्ति से संबंधित है। ठीक है, और जो आपका काइटिन है ये किससे संबंधित है? कीट कोशिका। इसको तो याद कर लेंगे, कीट कोशिका, का से काइटिन, का से कीट कोशिका। ठीक है, अब आपका जो सेलुलोज है वो किससे संबंधित है? पौधों की कोशिका भित्ति से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे, पहला किससे सुमेलित है? बी से, जीवाणु कोशिका भित्ति। तो पहला बी से सुमेलित है। यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो बी से सुमेलित हो रहे हैं। दूसरा देखेंगे पेक्टिन किससे सुमेलित है? तो पेक्टिन सी से सुमेलित है। यहाँ पर सी देखेंगे, दूसरे का सी कहाँ पर है? तो दूसरे का सी वाला एक ही ऑप्शन है आपका डी वाला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं? ए ऑप्शन है कोलेनकाइमा, बी ऑप्शन है पेरेनकाइमा, सी ऑप्शन है एरेनकाइमा और डी ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर 93 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ए ऑप्शन है एल्बुमिन, बी ऑप्शन है ग्लोब्यूलिन और सी ऑप्शन है ग्लोबिन और डी ऑप्शन है केसीन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी आपका बिल्कुल सही है, केसीन। ठीक है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो केसीन आपका सही हो जाएगा, मुख्य प्रोटीन है दूध में पाया जाने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है ऑटोग्राफ्ट कहते हैं और बी ऑप्शन है आइसोग्राफ्ट कहते हैं, सी ऑप्शन है एलोग्राफ्ट कहते हैं और डी ऑप्शन है जीनोग्राफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो 95 नंबर का प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को आइसोग्राफ्ट बोला जाता है। ठीक है, आइसोग्राफ्ट 95 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है मोनेरा बहुकोशिकीय होते हैं, बी ऑप्शन है प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, सी ऑप्शन है कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, डी ऑप्शन कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो 96 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ठीक है, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल कृमियों में रिक्त स्थान नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उसकी सहायता करती है। यानी लाल कृमियों में रिक्त स्थान नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। ए ऑप्शन है पक्वाशय यानी गिजर्ड, बी ऑप्शन है आंत्र इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन है आमाशय का अग्रभाग यानी क्रॉप, डी ऑप्शन है ग्रास नली इसोफेगस। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर का ए बिल्कुल सही है, पक्वाशय यानी गिजर्ड। ठीक है, यानी लाल कृमियों में पक्वाशय या गिजर्ड नामक एक संरचना होती है जो उसका भोजन पीसने में उसकी सहायता करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है मोलस्का, बी ऑप्शन है निडेरिया, सी ऑप्शन है इकाइनोडर्मेटा और डी ऑप्शन है कार्डेटा। तो यहाँ पर 98 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मोलस्का। ठीक है, ऑक्टोपस मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? ए ऑप्शन सूंघने से, बी ऑप्शन सुनने से, सी ऑप्शन स्पर्श से और डी ऑप्शन स्वाद से। तो यहाँ पर जो 99 नंबर का प्रश्न है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वाद से। ये तो बहुत इजी था, ठीक है, आप स्वादन से ही समझ सकते हैं, यहाँ पर स्वाद के लिए बोला जा रहा है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं ए ऑप्शन संख्या में बढ़ेंगी, बी ऑप्शन संख्या में घटेंगी और सी ऑप्शन आकार में घटेंगी, डी ऑप्शन आकार में बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जो 100 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, संख्या में बढ़ेंगी। अधिक ऊंचाई पर मानव की जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं ये बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन क्या है आपका महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, फ्लेमिंगो का त्योहार मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है ये पिछले 10 सालों से 9-10, ठीक है, 9 से 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है, तो 9 से 10 जनवरी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए बिल्कुल सही है, यानी शास्त्रीय जो शास्त्रीय नृत्य है यह कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ जो केरल है, केरल से क्या संबंधित है? मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम आपका आ जाता है जो केरल से संबंधित है, ठीक है। और जो बिहार से संबंधित है वो क्या आ जाता है? विदेशिया, ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, यह इंपॉर्टेंट भी है, तो विदेशिया ध्यान रखेंगे, बिहार का एक शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसा में क्या प्रसिद्ध है? तो ओडिसी, ठीक है, ओडिसी आपका उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन विशाखापत्तनम, बी ऑप्शन है गोलकुंडा, सी ऑप्शन है काकीनाडा और डी ऑप्शन है मसूलीपट्टनम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी कलमकारी चित्रकला के लिए क्या मसूलीपट्टनम प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 103 का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन विक्रम सेठ, बी ऑप्शन विवेक देवराय और सी ऑप्शन है अभिषेक मनु सिंघवी, डी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नरेंद्र मोदी, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है युवराज सिंह, बी ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, सी ऑप्शन ब्रायन लारा, डी ऑप्शन एडम गिलक्रिस्ट। तो यहाँ पर 105 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, युवराज सिंह से संबंधित है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, यह पुस्तक इनसे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ए ऑप्शन रविशंकर, बी ऑप्शन आशा भोसले और सी ऑप्शन बेगम अख्तर और डी ऑप्शन है भूपेन हजारिका। तो यहाँ पर 106 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूपेन हजारिका जी हैं जिन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन फाल्के पुरस्कार, बी ऑप्शन अर्जुन पुरस्कार, सी ऑप्शन अशोक चक्र पुरस्कार और डी ऑप्शन द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी हॉकी मैच टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 9। तो यहाँ पर 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 11 खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं हॉकी के एक मैच में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लीडर शब्द। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन तैराकी, बी ऑप्शन वॉलीबॉल, डी ऑप्शन क्रिकेट और सी ऑप्शन क्रिकेट और डी ऑप्शन बॉक्सिंग। तो यहाँ पर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बॉक्सिंग से संबंधित है ब्लीडर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है। ए ऑप्शन तेलंगाना, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, यानी केरल में स्थित है क्या, सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर। यहाँ पर केरल आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो गांधी जी ने पटना में 1921 में किस चीज़ का उद्घाटन किया था। ए ऑप्शन बिहार विद्यापीठ का, बी ऑप्शन बिहार नेशनल कॉलेज का, सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों का और डी ऑप्शन ना एक ना बी का। तो यहाँ पर 111 का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ने 1921 में किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 1912 गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। यह किस वर्ष हुए थे। ए ऑप्शन 1917 में, 1919 में, सी ऑप्शन 1939 में और डी ऑप्शन 1946 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, यानी 1939 में जो दंगे हुए थे वो मतलब जो बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे वो कब हुए थे, 1939 में हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। तो ए ऑप्शन देव, बी ऑप्शन राजगिरी, सी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन बोध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बोध गया में। ठीक है, बोध गया में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था, जापानियों ने करवाया था, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादक कौन थे। तो ए ऑप्शन अब्दुल बारी, बी ऑप्शन लंबोदर मुखर्जी, सी ऑप्शन मुरली मोहन प्रसाद, डी ऑप्शन रामानंद चटर्जी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, यानी मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है, मुरली मोहन प्रसाद जो हैं वो बिहार के सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। ए ऑप्शन है राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी ऑप्शन राज्यपाल के अध्यादेश को पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, सी ऑप्शन संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 115 का जो क्वेश्चन नंबर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही है, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके ही बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। यानी आप मतलब किसी भी राज्य का बनना संभव कैसे हो पाता है, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। अगला प्रश्न है यहाँ पर अप्रैल 1923 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन केरल। तो यहाँ पर 116 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु ने अप्रैल 2023 में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का से संबंधित कानून बनाया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो यहाँ पर 117 प्रश्न जो है इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु सही हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, यानी अप्रैल 2022 में तमिलनाडु राज्य ने अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया। अब अंबेडकर जयंती कब होती है, तो 14 अप्रैल, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, 14 अप्रैल में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है। ए ऑप्शन हेलीकॉप्टर, बी ऑप्शन वायरस,
और सी ऑप्शन वैक्सीन, डी ऑप्शन पनडुब्बी। तो यहाँ पर 118 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वैक्सीन है R21 नाम की, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैक्सीन है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन मेघालय। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सांग महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पीड़ा कुंफर सुरंग कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन हिमाचल में। तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पीड़ा कुंफर सुरंग स्थित है। तो यहाँ पर यह आपका अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं यह पूरा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में नए सेशन में नया प्रैक्टिस सेट लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।